So I welcome Dr. Naveen Malhotra, sir. नमस्कार। Namaskar, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। So, सर आपका इंट्रोडक्शन हम सब ने देख चुका यस। है। आपके सारे वंडरफुल अचीवमेंट सबने सुन लिए हैं सर। और हाँ जी, फ्रॉम हाँ ओजोन जी। फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वी थैंक यू फॉर no helping us to drive this message of pain awareness and today in low back pain management and awareness. Thank you very much for the warm introduction, and I'm really enthusiastic about today's interaction कि जो आज हम बात करने वाले हैं लो बैक पेन के बारे में। कमर दर्द एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम जितनी भी बात करें वो कम पड़ जाती है। और मैं सबसे पहले अपने जितने भी ऑडियंस हैं उनको ये एक मॉडल दिखाना चाहता हूँ। ये एक बैकबोन का मॉडल है, और अगर मैं इसका एक छोटा सा रूप दिखाऊं तो ये हमारा बैकबोन का मॉडल है, जिसके अंदर ये, ये लाइट येलो कलर की रीढ़ की हड्डी है, और ये बीच में हमारी नीले रंग की डिस्क पड़ी हुई है। और थोड़ा सा अगर मैं इसको घुमाता हूँ तो यहाँ पे हमारे दो रीढ़ की हड्डियों के जोड़ हैं, और ये नस निकलने का रास्ता है जो कभी कभी वीढ़ा हो जाता है, और जिससे कमर दर्द, पाँव में दर्द और नसों में दर्द आता है। कमर का दर्द जो है वो कई कारणों से आ सकता है। उसके अंदर चाहे आपके डिस्क की दिक्कत हो, आपकी रीढ़ की हड्डी के जोड़ हो, सैक्रोलेग जॉइंट जिसे हम कभी कभी कुल्ले का जोड़ भी कह देते हैं, उसकी दिक्कत हो, तो इन सब के अंदर ये सारे के सारे जो हैं हमारे बैक पेन के कारण हो सकते हैं। अ, अगर आप मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं तो आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ये सर दिख रही है। हाँ, ओके। सो मैं आस पेन मैनेजमेंट सेंटर रोहतक की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जीवन दर्द रहित हो, और कमर का दर्द तो बिल्कुल ना हो। और आपके जितने भी आज क्वेश्चंस होंगे उसको मैं आंसर करने की पूरी तरह से तहे दिल से कोशिश करूंगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कमर के हिस्से के अंदर दर्द होना नीचे, उसे हम कमर दर्द कहते हैं। और ये दर्द आमतौर के ऊपर ही देखा गया है कि लगभग एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम लगभग 10 करोड़ लोग इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिनको, अगर मैं आज देखूं ना, तो उनको लगभग 10 करोड़ लोगों को कमर का दर्द है निचले हिस्से का। और ये बहुत ही कॉमन है, और इस खाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रीढ़ की हड्डी है, ये डिस्क है, ये डिस्क पीछे खिसक जाती है और नस के ऊपर दबाव डालती है, जिसके कारण कमर और टांग में दर्द होता है। कुल्ले रीढ़ की हड्डी के जोड़ होते हैं जिसे हम फेसेट जॉइंट कहते हैं, और आसपास की जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर खिंचावट आ जाती है। तो ये सारे कारण हैं हमारे के कमर दर्द और कमर से टांगों में जाने के। अगर आप ये एक वीडियो से देखेंगे कि पानी पानी The majority of herniated discs occur in the lumbar region of the spine. Any contact between the nerves and inflammatory proteins present in the disc nucleus or pressure from the disc itself on nerves in the lower spine can result in pain, numbness, tingling, or weakness radiating down the leg. These symptoms are called sciatica or lumbar
तो जैसे आपने देखा कि ये हमारा जो है वो कारण है डिस्क के खिसकने का, और उसके कारण आपकी कमर के अंदर दर्द आने का। अब ये होता क्यों है? ये आमतौर के ऊपर जो है हमारा उम्र के साथ साथ हमारी हड्डी घिस जाती है मोटापे के कारण। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण देखा गया है वो है नीचे बैठना, आगे झुक के काम करना और भारी वजन उठाना। ये बहुत कॉमन है, खासकर लेडीज के अंदर, जेंट्स के अंदर भी। जो लोग हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, चाहे मजदूरी करते वक्त, चाहे घर का कोई सामान उठाते वक्त, भारी बाल्टी उठा ली, भारी मटका उठा लिया, आगे झुक के काम कर लिया, इसके अंदर ये आपका बड़ा कॉमन है। और कई बारी जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, जो प्रेगनेंसी होती है उनको, तो उसके अंदर भी हार्मोन रिलीज के कारण मसल्स थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती है, जिसके कारण हमारे को कमर दर्द होता है। तो हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि सखत जो हमें, अगर किसी को कमर दर्द है उसको क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसे झुक के, नीचे झुक के कोई चीज नहीं उठानी चाहिए, जमीन पे नहीं बैठना चाहिए, और भारी वजन का काम नहीं करना चाहिए। साथ साथ जब हम काम करते हैं तो हमारी जो पीठ है वो बिल्कुल की बिल्कुल कुर्सी के साथ स्ट्रेट रहनी चाहिए। अगर हमारे को कोई और दिक्कत है, जैसे कहीं पे आर्थराइटिस है, जोड़ों की सूजन है या डिस्क है, तो उसको हमें अपनी स्वास्थ्य जांच भी करवानी चाहिए। आजकल जिम का बड़ा प्रयोग चल रहा है, तो आप जिम जाइए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, पर सुपरवाइज जिम करिए। जो ट्रेनर्स हैं उनकी निगरानी के अंदर आप अपनी बॉडी को बिल्ड करिए, चाहे आप रेगुलर फिटनेस के लिए करते हैं और चाहे अगर आप प्रोफेशनल रेस्लर हैं उसके लिए भी। आजकल लॉन्ग सिटिंग आवर्स हो गए हैं, जिसको देखो उसको लैपटॉप के आगे बैठना पड़ता है काम करने के लिए। तो ये जो बैठने का पोस्चर है और ये जो कुर्सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, सामने आपका जो स्क्रीन पड़ी हुई है, जो आपकी बैक है वो पूरी तरह से सपोर्टेड होनी चाहिए, और आप एक प्रकार से बिल्कुल 90 डिग्री एंगल के ऊपर बैठिए। इसमें भी मैं फोटो में थोड़ी दो कमी बता देता हूँ। अगर ये बीच में गैप है, ये भी अगर भरा हुआ हो तो और अच्छा है। और नीचे जो आपके जो पाँव हैं, इसके नीचे भी अगर थोड़ी चौकी रखी हो, या टेबल के अंदर बार होता है उसके ऊपर पाँव टिके रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, ये जो कंप्यूटर है, इसकी जो स्क्रीन है वो आपकी नज़रों के सामने होनी चाहिए। इसके गर्दन के जो सर्वाइकल की दिक्कत होती है वो भी आपको कम होएगी, कमर की दिक्कत तो डेफिनेटली कम होएगी ही होएगी। ये बड़ा कॉमन है घर की, खासकर हमने देखा अपनी ओपीडी के अंदर, दिवाली के बाद या दिवाली के दौरान बहुत कमर दर्द बढ़ जाता है। तो हमारा एक क्वेश्चन यही होता है, सबसे पूछते हैं, घर में दिवाली की सफाई कर रहे थे क्या? वो होता यही है कि जब दिवाली की सफाई करते हैं तो भारी वजन इधर से उधर उठा के रखते हैं, कमर दर्द हो जाता है। दूसरा एक कॉमन सीजन होता है जब हमारी फसल कटती है, जैसे आजकल, जैसे कई बारी भाषा में उसको लावणी भी कहते हैं। तो जब फसल कटती है तो सारा टाइम वो नीचे बैठ के फसल काटते रहते हैं, जहाँ पे कंबाइन वगैरह या मशीनरी नहीं है, हाथ से काटनी पड़ती है, तब भी ये आपको बहुत देखा गया है कि उसमें कमर का दर्द, घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। अब एक जो भी मरीज है जिसको कमर दर्द है, उसकी जांच जो दर्द निवारण डॉक्टर है, जिसे इंग्लिश में पेन फिजिशियन कहते हैं, आपको जब भी कहीं भी लंबे टम्मे का दर्द है तो आपको पेन क्लिनिक में, पेन मैनेजमेंट सेंटर में पेन फिजिशियन के पास जाना चाहिए, दर्द निवारण डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो आपको देखेगा, पूरी बात आपकी सुनेगा कि दर्द कैसे शुरू हुआ, क्या कारण था जिससे दर्द शुरू हुआ। आमतौर के ऊपर मरीज यही बताता है कि जब हम नीचे बैठ के उठ रहे थे पूजा पाठ करके तब दर्द हो गया, हम बाल्टी उठाई तब दर्द हो गया, मैं बस ऐसे रास्ते बेड से उठी एकदम से और झटका लग गया और कमर में दर्द हो गया, बहुत जोर की मैंने खांसी करी एकदम से, कुछ लोग बहुत लंबी जोर की खांसी करते हैं तो एकदम से दर्द, कमर में दर्द होना बढ़ गया। और उसके बाद वो
दर्द है कमर के साथ साथ टांगों में भी जा रहा है, दोनों टांगों में भी जा सकता है, एक टांग में भी जा सकता है कि मुझे टांग के अंदर कीड़ी चल रही है, सुइयां चुभ रही हैं, झंझनाहट हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई चीज खिंच रही है। और जैसे ही मैं चलता हूँ और दर्द बढ़ जाता है, थोड़ा बैठता हूँ तो आराम करता हूँ तो दर्द घट जाता है। कई जगह के ऊपर नस का दबाव ऐसा आता है कि मैं, अगर मरीज कहता है कि मैं आधा घंटा बैठा रहूं तो मुझे दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो इसका मतलब निचले हिस्से की नस दब रही है। कई जगह के ऊपर क्या होता है कि पेशेंट, मरीज ये कहता है कि जी मुझको, जब मैं ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ, चल लेता हूँ तो मेरे पाँव सुन्न भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये कि नस निकलने का रास्ता भी भीड़ा हो गया है। उसके बाद कुछ क्लिनिकल टेस्ट होते हैं जो हमारी डॉक्टरी भाषा में SLR टेस्ट और फेबर्स टेस्ट कहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये दर्द डिस्क के कारण है या जोड़ के कारण है। वो डॉक्टरी टेस्ट होते हैं। और जब भी कोई मरीज को, ये हमारी ये हिदायत है कि आपको कमर में दर्द हुआ तो कृपया निधि, जो घर में दर्द निवारक गोलियां पड़ी होती हैं वो अपने आप मत खाइए। जो काउंटर के ऊपर दर्द निवारण गोलियां मिलती हैं उनका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हरे पत्ते की गोली या दर्द की गोली, जो सेफ है आप जेल लगा लीजिए। कमर के ऊपर जो भी घर में क्रीम पड़ी हुई है, जो भी अच्छी जेल आपको लगती है वो लगा लीजिए। अब जेल की भी दो बातें हैं। जेल लगाने के बाद कुछ मरीज कहते हैं कि जी हमें ना गर्माहट होती है, और वो होती है, थोड़ी सी गर्माहट महसूस होएगी। हम कहते हैं गर्म सिकाई भी करो। तो पहले गर्म सिकाई करो, फिर चमड़ी को ठंडा होने दो और फिर जेल लगा के छोड़ दो। जेल लगा के अगर आप कई बार गर्म करेंगे तो कई बार वो केमिकल बर्न्स होने के, मतलब एक आपने जेल लगाया उसके ऊपर आपने हीट दी तो वहां पे आपको दिक्कत बढ़ सकती है। आमतौर के ऊपर जब भी ऐसा कोई मरीज आएगा डॉक्टर के पास पेन क्लिनिक के अंदर, उसकी जांच होएगी, उससे पूछा जाएगा, उससे एग्जामिन किया जाएगा, और उसको 3 दवाइयों के ऊपर आमतौर के ऊपर डाला जाता है। एक तो नस की सूजन कम करने के लिए, एक जो शरीर के अंदर जकड़न है, दर्द है, 3 दवाइयों का एक मिश्रण होता है, दर्द सूजन जकड़न, उसको कम करने के लिए, पर वो डॉक्टरी सलाह पे लेनी चाहिए। एक खाली पेट का कैप्सूल, ताकि कोई पेट में कोई जलन वगैरह ना हो, एसिडिटी ना बने। और जेल लगाने के लिए साथ साथ हम ये कहते हैं कि ये परहेज निभाइए। अगर दर्द ठीक ठीक है तो कमर की एक्सरसाइजेज भी शुरू करते हैं। अगर दर्द परसिस्ट करता है, 1 हफ्ते में आराम नहीं पड़ता, तो एक्सरे करवाते हैं। जैसे अगर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इधर देखिए कितना गैप है, पर इधर डिस्क की हाइट कम हो गई है। इसका मतलब इसकी नीचे वाली, इस पेशेंट की नीचे वाली 2 डिस्क नस के ऊपर दबाव डाल रही है। कई बार क्या होता है, एक्सरे में देखा जाता है कि एक के ऊपर एक हड्डी खिसक गई, इसे लिस्थेसिस कहते हैं। जैसे ये हड्डी यहाँ है और ये हड्डी इधर खिसक गई, ये आमतौर के ऊपर झटका लगने के कारण, गिरने के कारण होता है। और कई बार एक्सरे में आता है कि हड्डी पिचक गई। जैसे ये देखिए, ये हड्डी पूरी है पर इधर हड्डी की छोटी है, ये इसका मतलब गिरने के कारण इसके अंदर हड्डी हमारी पिचक गई है। ये सब चीजें एक्सरे में पता चलती हैं। और आमतौर के ऊपर अगर 200 मरीज OPD के अंदर आ रहे हैं तो 70% मरीज दवाइयां, परहेज, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएंगे। पर लगभग 30%, ये हरियाणा का ही नहीं हिंदुस्तान का डाटा है, और हिंदुस्तान का नहीं विश्व का भी डाटा है, 30% मरीज ऐसे हैं जिनको दर्द में राहत नहीं मिलेगी। तो उसके लिए हम MRI करवाते हैं, ताकि पता चल सके कि कौन एग्जैक्ट, एक्सरे भी काफी चीज बताता है पर सारी चीजें नहीं बताता। तो MRI करवा के देखते हैं कि कौन सी नस दब रही है, कितनी दब रही है, और अगर उसको कोई और आगे बढ़ना है तो वो सेफ है कि नहीं सेफ है। क्योंकि इंडिया के अंदर टीबी, कमर की टीबी भी अनकॉमन नहीं है, वो भी काफी कॉमन है। तो कमर दर्द के मरीजों के लिए पहला इलाज है दवाइयां, परहेज और एक्सरसाइज। अगर 2 हफ्ते के बाद मरीज कहता है मुझे इससे काफी आराम है, तो 2 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए और दवाई, परहेज, एक्सरसाइज दी जाती है। अगर वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब मुझे इससे आराम नहीं पड़ रहा है, तो MRI होती है, और MRI लेने के बाद दूसरा इलाज है दवाइयां, परहेज, कसरत और इंजेक्शन। और तीसरा इलाज होता है दवाइयां, परहेज, कसरत और ऑपरेशन। अब जो इंजेक्शन है उसे इंग्लिश की डॉक्टरी भाषा में कहते हैं मिप्सी, मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस। ये एक्सरे की मशीन में देख के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कई मरीज आमतौर के ऊपर कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब इंजेक्शन तो लास्ट होता है। नहीं, लास्ट ऑपरेशन होता है। और ऑपरेशन 2 ही सूरतों में करवाना चाहिए। अगर आपकी टांग कमजोर होगी और आपका वजन नहीं उठा पा रही है,
दर्द के कारण वजन उठा रही है इसलिए नहीं कि आपके पाँव की पंजे की मूवमेंट ऊपर नीचे कम हो गई है, पेशाब उतरना मुश्किल हो गया है और लैट्रिन बीच में निकलनी शुरू हो गई है, दैट मीन्स कि आपको तुरंत अस्पताल जाके डॉक्टरी सलाह लेके ऑपरेशन के बारे में कंसल्ट करना चाहिए। पर ऐसा बहुत कम होता है। 70% मरीज दवाई पर एक्सरसाइज से हो गए ठीक, जो बाकी रह गए उनकी एमआरआई होती है और उसके अंदर हम ये मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन करते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे मैंने आपको ये मॉडल दिखाया था ना रीढ़ की हड्डी वाला, यहाँ नस दब रही है तो एक्सरे की मशीन में देख के यहाँ पे सुई जाती है और वहीं पे जहाँ नस दब रही है वहां पे दवाई छोड़ी जाती है। सब कुछ नजर के सामने हो रहा है, कम से कम मात्रा में दवाई जाती है और मैक्सिमम बेनिफिट होता है। ये इंजेक्शन सेफ हैं और हम आमतौर पे हमेशा ये कहते हैं कि अगर किसी डॉक्टर को दिक्कत हो तो उनको भी ये इंजेक्शन लगते हैं और उनके माँ बाप को भी दिक्कत हो तो उनको भी ये इंजेक्शन लगते हैं। तो इसलिए इनके बारे में ये इनकी प्रूवन एफिकेसी और सेफ्टी है, सेफ है, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, बशर्ते इसको लगाने वाला एक ट्रेंड पेन फिजिशियन हो। तो जहां पे नस दब रही है उसके पास ही जाके एक्सरे की मशीन में देख के दवाई छोड़ी जाती है। मरीज एक बार और बोलता है, डॉक्टर साहब रीढ़ की हड्डी में तो इंजेक्शन नहीं लगेगा। हड्डी में कभी इंजेक्शन नहीं लगता है, उसके पास जहां नस दब रही है नस के आसपास दवाई छोड़ी जाती है। इनको हम डॉक्टरी भाषा में सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक कहते हैं। जैसे ये नस जहाँ दब रही है, ये हमने एक्सरे की मशीन में डाई डाली और देखा कि जहाँ नस दब रही है उसके पास ही हमने दवाई छोड़ दी। इसको देने के अलग अलग रूट हैं। इसका ट्रांसफॉर्मिनल नर्व रूट इंजेक्शन भी है, एक हमारा रूट है कॉर्डल एपिड्यूरल, इसको अल्ट्रासाउंड के में भी देख के लगा सकते हैं, और एक हमारा रूट है इंटरलेमिनर। तो ये कमर दर्द के लिए एपिड्यूरल इंजेक्शन, इसके अलग अलग रूटों जगह से दवाई डाली जा सकती है मरीज के हिसाब से कि उसकी एक नस दब रही है, दो नस दब रही है, ये चार नस दब रही है, उसके हिसाब से एक तरफ की दब रही है या दोनों तरफ की दब रही है। अगर रीढ़ की हड्डी के जोड़ में दिक्कत है तो उसे हम फेसेट जॉइंट कहते हैं। कई बार मरीज कहता है डॉक्टर साहब मुझे कमर के बीच में कोई दर्द नहीं है, कमर के साइड में दर्द है, मुझे टांगों में दर्द नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब उसको हम टेस्ट करते हैं, ऐसे झुकाते हैं, अगर आगे झुकने से दर्द में बढ़ नहीं रहा और ऐसे पीछे झुकने में दर्द बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसको रीढ़ की हड्डी की जोड़ की सूजन है। तो उसका और 2 हफ्ते की दवाई देने के बाद अगर उसको आराम नहीं पड़ रहा है तो उसको फेसेट जॉइंट इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको हम मीडियल ब्रांच ब्लॉक भी कहते हैं। पहले हम इसको डायग्नोस्टिक ब्लॉक लगाते हैं और जरूरत पड़ने के ऊपर फिर उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी डिनर्वेशन भी करते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी की मशीन जो है, इसका काम है कि जो दर्द, एक नस के अंदर कई तरह के बाल होते हैं, दर्द वाले, ताकत वाले, छूने वाले, ये सिर्फ दर्द निवारण के जो फाइबर्स होते हैं, बाल होते हैं नस के अंदर, उनको शांत करती है। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जी डॉक्टर साहब कमर में दर्द है पर टांगों में कोई दर्द नहीं है, और आप देखते हैं उसके पीछे की मांसपेशियां बिल्कुल खिंची होती हैं, टाइट सख्त पत्थर जैसी, उसे हम कहते हैं मायोफेशियल पेन सिंड्रोम्स। और जब हम उस जगह के ऊपर हाथ लगाते हैं तो मरीज कहता है हाँ डॉक्टर साहब यहीं दर्द होता है। तो पहले हम उसको कहते हैं कि आप वहाँ जेल लगा लो, हॉट टर्मिटेशन करवा लो, अल्ट्रासोनिक मसाज करवा लो, इंटरफेरॉन करवा लो। ये सब करवाने के बाद भी उसको आराम नहीं पड़ता तो उसको हम ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन लगाते हैं कि जहाँ पे दर्द है वहीं पे आपने दवाई छोड़ दी। एक और तकलीफ है फाइब्रोमाइल्जिया, जो ट्रिगर पॉइंट से मिलती जुलती है। ये मैं इसके ये डायग्राम है कि मरीज कहता है कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है, कभी यहाँ दर्द है। तो इस ऐसे पेशेंट्स को इंजेक्शन का रोल कोई नहीं होता, ऐसे पेशेंट्स के अंदर दवाइयाँ देनी होती हैं। अगर मांसपेशियों में खिंचावट है तो इंजेक्शन का रोल है, पर अगर फाइब्रोमाइल्जिया तो इंजेक्शन का बहुत ज्यादा रोल नहीं। एक और बहुत कॉमन से हमारे यहाँ तकलीफ है ढूंढी हड्डी का दर्द, टेल बोन या कॉक्सिकोडाइनिया। ठीक है ना, आमतौर के ऊपर ये दर्द उन मरीजों को होता है जो बाथरूम में गिर जाते हैं, सीढ़ियों से फिसल जाते हैं, सख्त चीज के ऊपर कोना लग जाता है, 2 हिप्स के बीच में पेन होता है, और मरीज हमेशा कहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं बैठता हूँ सख्त चीज के ऊपर और जब बैठ के खड़ा होता हूँ तब दर्द होता है। तो इसको हम टेल बोन का पेन, कॉक्सिकोडाइनिया, कॉक्सीडाइनिया या डुड्डी की हड्डी का दर्द कहते हैं। और इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको दबाना, मलवाना, डुड्डी की हड्डी को उठवाना, ये काम नहीं करना चाहिए। अगर डॉक्टरी सलाह से पहले 2 हफ्तों के अंदर दर्द और सूजन की दवाई लेके गर्म छिकाई करके वहां जेल लगा के आपका काम चल जाता है, और सख्त चीज पे ना बैठ के गद्दी के ऊपर बैठ के।
अगर फिर भी आराम नहीं पड़ता तो उसके अंदर गैंग्लियन इम्पायर ब्लॉक लगता है। एक्सरे की मशीन में देख के ये जो मुड़ी हुई हड्डी की हड्डी होती है उसके नीचे नस पड़ी होती है, वो दब रही होती है, तो वहां पे हम ये दवाई डालते हैं। और जरूरत पड़ने के ऊपर इसकी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन हो सकती है। कई मरीज कहते हैं जी मुझे दो हिप्स के बीच में दर्द तो नहीं हो रहा, बट दोनों हिप्स में दर्द हो रहा है, तो वो, और मेरा बहुत ज्यादा बैठने का काम है, मैं बहुत देर कुर्सी पे बैठा रहता हूँ या बहुत देर गाड़ी चलाता रहता हूँ, तो उनका क्या होता है, हिप्स की मसल्स के नीचे एक पायरिफॉर्मिस मसल होती है, उसके नीचे नस दब जाती है, जिसे हम पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम कहते हैं। इसका भी अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जेल लगा के, अल्ट्रासोनिक मसाज करके, दर्द और सूजन की दवाइयां करके अगर आराम ना पड़े तो पिरिफॉर्मिस ब्लॉक लगाते हैं इसके अंदर। कई मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ना तो हिप्स के बीच में दर्द है, ना हिप्स के अंदर दर्द है, पर हिप्स के दोनों साइडों में दर्द है। तो वहां वो दर्द होता है सैक्रोइलेग जॉइंट, जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट है, कुल्ले का जोड़ जिसे हम कहते हैं, ये होता है वो सैक्रोइलेग जॉइंट। अगर मैं यहाँ पे आपको इसका दिखाऊं तो ये हमारा ये कुल्ले का जोड़ होता है, थोड़ा स्क्रीन के ऊपर शायद नहीं दिख पा रहा है, तो उसके कारण ये दर्द होता है। और अगर ये पिक्चर में देखें तो ये यहाँ पे ये कुल्ले का जोड़ होता है, इसके अंदर दर्द होता है। और इसके अंदर हम मरीज को कहते हैं कि ज़्यादा देर, जो मरीज ज़्यादा देर बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, बहुत देर खड़े रहते हैं, उनके अंदर ही दर्द होता है। तो हम टिपिकली कहते हैं कि ना 20-25 मिनट अगर बैठे बैठे हो जाए तो 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, और 20-25 मिनट खड़े खड़े हैं तो 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। तो इसके अंदर फिर सैक्रोइलेग जॉइंट इंजेक्शन लगता है, ताकि सारी दवाई इस कुल्ले के जोड़ के अंदर डाली जा सके और सूजन को कम करा जा सके। तो ये सारी जो लो बैक पेन है, कमर का दर्द सिर्फ डिस्क से नहीं आ सकता, ये डिस्क से भी आ सकता है, रीढ़ की हड्डी के जोड़ होते हैं जिसे हम फेसेट जॉइंट कहते हैं, वहां से भी आ सकता है, मसल्स फेशिया मायोफेशियल उससे मांसपेशियों से भी आ सकता है, रीढ़ की हड्डी से भी आ सकता है, पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे नस दबने से भी आ सकता है, और सैक्रोइलेग जॉइंट को लेकर जोड़ होता है उससे भी आ सकता है। तो इस सब की जो रीढ़ की हड्डी के दर्द निवारण की, रीढ़ की हड्डी दर्द निवारण विशेषज्ञ है। तो बैकबोन ऑफ पेन मैनेजमेंट इज पेन फिजिशियन। और आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, और चाहे वो दवाइयों से, परहेज से, एक्सरसाइज से और इंजेक्शन से, जिससे भी आराम पड़ता है वो आपको इससे वो जरूर देगा। बस इसके अंदर मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कॉमन तकलीफ है। 10 करोड़ लोग, कितने दिनों का उनका काम का अर्जा होता होगा, और अगर 2 रेड वार्निंग साइंस हैं कि अगर आपका पाँव आपका वजन नहीं उठा पा रहा, आप खड़े होते गिर रहे हैं, या पेशाब नहीं उतर रहा, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ों के लिए हम आपका मैनेजमेंट हो सकता है। अब ये बैक पेन अगर एक बार हो गया और आप पेन फिजिशियन की मदद से, दवाइयों से, परहेज से, एक्सरसाइज से या इंजेक्शन लगाने से ठीक भी हो गए, तो पर दोबारा दर्द ना हो, इसके लिए कुछ चीजें आपको भी करनी चाहिए। एक तो यह है कि अपना वजन, हमें अपना वजन अपनी हाइट के हिसाब से मेंटेन करके रखना चाहिए। तो जितनी भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में से, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो आपका वेट 170 माइनस 100 70 किलो होना चाहिए। अपना वजन को, और वजन कम करने के, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब कोई वजन कम करने की दवाई दे दो। वजन कम करने की कोई दवाई नहीं बनी हुई है, आपको कम खाना है और ज्यादा निकालना है। 3 चीजें छोड़ देनी चाहिए 40 साल की उम्र के बाद, जिसे हम वाइट पॉइजन कहते हैं, वाइट शुगर, नमक, आपका बटर, ये 3 चीजों आपको छोड़ दीजिए। घी, चीनी, मक्खन को बंद कर दीजिए आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। बैक की एक्सरसाइज हम बहुत मरीज को सिखाते हैं कि भाई आपको सीधा लेट के और फिर बाद में उल्टा लेट के 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, जैसे मैंने वर्ड बोला था ना, दवाइयाँ, परहेज, एक्सरसाइज। दवाई बता दी, परहेज बता दी, एक्सरसाइज इंजेक्शन की बात कर दी। एक्सरसाइज आपको सीधा लेट के और उल्टा लेट के, जैसे सारा भोजन पूरे दिन का हम एक दिन में नहीं खाते हैं, वैसे ही हमें अपना जो है सारे टाइम का एक्सरसाइज एक टाइम पे नहीं हो सकती, हमें दोनों या तीनों टाइम एक्सरसाइज करनी चाहिए। गुड पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। बेडरूम, बेड लेटने के लिए बना हुआ है, सोने के लिए बना हुआ है, खाना खाने, कंप्यूटर पे काम करने के लिए नहीं बना हुआ। डाइनिंग टेबल के बेड के ऊपर खाना खाइए और काम अपना स्टडी टेबल के ऊपर बैठ के करिए। एक और उसके बाद
अच्छे ढंग से सोइए। अगर आपका जो गद्दा होता है वो एक आपका अच्छे ढंग से होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत महंगे महंगे गद्दे लो, पर कई ऊन के रुई के गद्दे होते हैं वो अपनी शेप ले लेते हैं, कहीं से ऊंचे कहीं से नीचे। नहीं, आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपकी गर्दन की हड्डी भी टिकी हुई हो और आपकी ये नीचे का जो कमर की है रीढ़ की हड्डी वो भी टिकी हुई हो, क्योंकि ये हमारा एक नेचुरल कर्व है स्पाइन का, इसको हमें सपोर्ट करके करना चाहिए। एक मेरे से मरीज बहुत पूछते हैं, डॉक्टर साहब जमीन पे सो जाएं, तख्त पे सो जाएं, तो मैंने कहा आगे पीछे किस पे सोए हो? कहते नहीं जी, अपने प्लाई वाले बेड है उसके ऊपर गद्दा था उसके ऊपर सोते हैं। तो पुराने जमाने के अंदर क्या होता था कि बेड नहीं होते थे, प्लाइयों वाले बेड नहीं होते थे, खाट होती थी, जिसे हम खाट का क्या होता है या मंजी जिसे कहते हैं, उसकी जो है झोल मार जाती थी बीच के अंदर, तो उसकी निवार कसनी पड़ती थी। इसलिए कहते थे कि जिनको कमर दर्द है वो जमीन के ऊपर या तख्त के ऊपर सो जाए। पर आजकल 90% जगह के ऊपर प्लाई वाले बेड है, तो जिस गद्दे के ऊपर आप रोज सोते हो आप उसी के ऊपर ही सोइए। और जैसे मैंने कहा कि 20-25 मिनट अगर बैठे बैठे हो जाए तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए, और 20-25 मिनट खड़े खड़े हो जाए तो 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। और प्लीज सूर्य देव को मत भूलिए। आजकल बहुत सारी जगह के अंदर, घर में, कार में, ऑफिस में एसी हैं, तो सनलाइट का एक्सपोजर कम हो गया है, तो सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। अगर आपका पूरा शरीर टूटा टूटा रहता है, थकावट रहती है, तो इसका मतलब आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। और विटामिन डी पूरा करने के लिए सूर्य का भी एक्सपोजर लीजिए, और दूध और दही और पनीर भी लीजिए। और एक ये होता है कि जी मुझे कमर में दर्द हो गया तो मुझे तो बेड रेस्ट करना है। आजकल इसके बारे में रूल्स बदल चुके हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करिए, जितना लंबा रेस्ट करेंगे उतना आपका दर्द देर में ठीक होगा। और जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरी नहीं, मेरे पूरे आस पेन मैनेजमेंट सेंटर की टीम के डॉक्टर जो दिन रात लगे हुए हैं मरीजों का दर्द दूर करने के लिए, उसके अंदर इनका भी योगदान है, दीपक एंड ओजोन के साथ साथ, उनके सहयोग के साथ साथ भी। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम इसके ऊपर चलते हैं कि वी हैव नॉट लॉस्ट फेथ इन गॉड, बट वी हैव ट्रांसफर्ड इट फ्रॉम गॉड टू मेडिकल प्रोफेशन। आज भी हिंदुस्तान का पेशेंट यही सोचता है कि भगवान का स्वरूप होते हैं डॉक्टर, तो हम उसके ऊपर पूरे तहे दिल से आपके विश्वास के ऊपर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। मरीज हमें कहते हैं कि आपका नाम, डॉक्टर का नाम एक नेक पाक खुदा के नाम के जैसा है, भगवान के नाम के जैसा है। आपका नाम हमारे गांव की तरफ जाने वाले रास्ते का नाम का है, यानी आप हमारी डेस्टिनेशन हो। हम आपको कैसे भूलें, आप तो हमारे आते जाते सांस जैसे हैं। तो हम इस विश्वास के ऊपर पूरा खरा उतरने की कोशिश करते हैं कि आपका जीवन जल्द से जल्द दर्द रहित हो, और आप अपना रोजमर्रा का काम, अपना दिनचर्या खुशी खुशी व्यतीत कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन। सर काफी अच्छा नॉलेज सर सबको मिला आपके सेशन से, और काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं सर हमें लाइव ऑडियंस से। तो उसमें से इफ यू परमिट सर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम प्लीज। सर शकुंता चौधरी पूछते हैं कि क्या लो बैक पेन विदाउट सर्जरी ठीक हो सकती है? आई कांट वॉक लॉन्ग ट्रैवल्स बिकॉज ऑफ पेन, और अर्ली मॉर्निंग में भी स्टिफनेस होती है। इनकी एज है 71+ ईयर्स सर, और उन्होंने एडवांस में थैंक्स भी कहा है आपको, और सेशन को भी अप्रिशिएट किया है। थैंक यू शकुंतला मैडम जी। देखो माता जी, ऐसा है कि मैंने जैसे अपने लेक्चर में बताया कि ऑपरेशन की 2 ही सूरतें होती हैं। अगर आपके पाँव में ताकत कम हो या आपका पेशाब बीच में उतरने में दिक्कत हो, अगर ये नहीं है तो आपको ऑपरेशन के बिना भी बैक पेन ठीक हो सकता है। 70 साल के ऊपर की उम्र के अंदर मुझे आपसे यही संभावना है कि आप चाहेंगी कि मैं अपना नहाना धोना खुद कर सकूं, थोड़ी वॉक कर सकूं, अपने कपड़े खुद पहन सकूं, थोड़ी धूप बत्ती कर सकूं, एक आधा कप चाय बना सकूं। अब इस उम्र के अंदर हम आपसे झाड़ू पोछा बर्तन की उम्मीद नहीं करते हैं, वो अगर आप, कोई करेगा भी नहीं इस उम्र के अंदर। तो अगर लंबे समय का दर्द है, आप चल नहीं पाती, ट्रेवल नहीं कर पाती, तो आपको एक एमआरआई जरूर करवा लेना चाहिए। और एमआरआई करवाने के बाद अपने नज़दीक के दर्द निवारण विशेषज्ञ से, जो पेन विशेषज्ञ, उससे मिलना चाहिए। तब तक आप जो भी आपके अंदर घर के अंदर जल है वो लगाइए। मैं नहीं चाहूंगा कि आप कोई भी दर्द निवारण गोलियां बिना डॉक्टरी एडवाइस के आप वो लें। तो अपने नज़दीक के पेन फिजिशियन से मिलिए, वो आपको बताएगा कि क्या आपका
ये जो दर्द है वो जो इंजेक्शन से ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इलेबरेट आंसर। सर, संगीता खुशलानी पूछती हैं कि एट 50 व्हाट आर द प्रिकॉशंस विच शुड बी टेकन बाय वुमेन। 50 साल से ज्यादा उम्र में वुमेन को क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए टू अवॉइड लो बैक पेन? मैडम ने बहुत ही पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है मेरी बहनों के लिए। सबको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लगभग 50 के आसपास आपकी बॉडी के अंदर एक मेजर चेंज आता है, और उसके लिए आपको 45 साल की उम्र से तैयार होना शुरू कर देना चाहिए। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ट्राई टू टेक इंक्रीज नॉट ओनली मिल्क बट ऑल्सो वाइटामिन ऑल्सो। तो अ, मलाई उतार के आपको आधा किलो दूध पीना चाहिए, 1 गिलास स्टील का सुबह, 1 गिलास स्टील का शाम को। जिनको दूध पसंद नहीं है वो दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। वाइटामिन के लिए आपको जो भी घर के अंदर फ्रूट आ रहा है, चाहे आजकल तरबूज है, खरबूजा है, सब कुछ थोड़ा थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए। संतरा है, सेब है, चीकू है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और मल्टीविटामिन दोनों की संख्या पूरी हो। और आपको 50 के लिए प्रिपेयर होने के लिए यू शुड स्टार्ट डूइंग वॉक एज वेल एज एक्सरसाइजेस। सिर्फ अकेले वॉक से काम नहीं चलेगा, उससे भी गोडे घिसते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि बहुत ज्यादा लंबी कई किलोमीटर वॉक करो, 1 किलोमीटर सुबह, 1 किलोमीटर शाम को सफिशिएंट। बट उसके साथ साथ ही आपको अपनी जो टोनिंग है बैक की, नीज की, नेक की, शोल्डर की, ये सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस खुद करनी चाहिए। और इसके साथ साथ थोड़ी सी मेडिटेशन भी करनी चाहिए, ताकि आपका जो है मूड प्रोफाइल भी ठीक रहे। बट इट इज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द लाइफ ऑफ एनी वुमेन व्हेन दे आर टर्निंग अराउंड 50। सो द प्रिपरेशन शुड नॉट स्टार्ट एट 50। उसकी तैयारी 50 पे शुरू नहीं होनी चाहिए, उसकी तैयारी 45 साल की उम्र में शुरू हो जानी चाहिए। सर, बहुत ही रेलेवेंट जानकारी दी आपने सबके लिए। और मैं इसमें सर, थोड़ा सा और ऐड करूंगा, कुछ माताएं हमारा घर में किचन में काम भी करती हैं और ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, तो बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो प्लीज आपने ज्वाइंट फैमिली का भी ख्याल रखना है, पर अपना अपना ख्याल भी रखना है। तो अगर आपको कुकिंग करते वक्त आधा घंटा हो जाए तो किचन में छोटी सी एक चेयर रख लेनी चाहिए साइड में, ताकि दो एक मिनट के लिए उसके ऊपर आपने रेस्ट कर लिया। अगर आप खुद सारा मैनेज कर रही है, मेड की असिस्टेंस नहीं है, तो प्लीज बर्तन खड़े होकर धोइए। अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो उचित स्टूल के ऊपर बैठ के कपड़े धोइए। और पोछा वाइपर से लगाइए, और झाड़ू फुल झाड़ू लंबे झाड़ू से लगाइए। और बाल्टी उठानी है तो आधी बाल्टी उठा लीजिए, मटका उठाना है तो आधा भरा हुआ उठा लीजिए। अगर आपने कुछ लोग विलेजेस में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, तो जो सानी होती है, जो आपको जानवरों को फीड करनी होती है उनके भोजन के लिए, वो भी बहुत भरी भरी मत लेके जाइए। बड़ा तसला मत उठाइए। हर चीज को आप 50% वेट के ऊपर आधे वेट से उठा लीजिए। एक चक्कर फालतू तो लगेगा, पर वो लॉन्ग रन में आपको काम आएगा। ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी दी आपने। सर, रविंदर सिंह जी पूछते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर स्टिफ बैक पेन which gets relaxed only when I exercise, but when body get normal it again remains stiff? इन्होंने, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे एक पेशेंट ने पूछा था कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी कमर जकड़ी होती है। तो होता क्या है कि जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो मसल स्पाज्म में चली जाती हैं। और जब मैं आधा घंटा एक्सरसाइज करता हूँ या 15-20 मिनट चल लेता हूँ तो बॉडी वार्म हो जाती है, तो मेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इसका मतलब आपकी मसल्स अभी पूरी तरह टोन नहीं हुई है। दैट मीन्स यू, आपको चाहिए कि आप लगातार अभी एक्सरसाइजेज और करिए। आपको पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट लेने की जरूरत नहीं है। जेल लगाइए और एक्सरसाइज करिए। आपको पर ये चीज माननी पड़ेगी कि मसल्स को स्ट्रेंथन होने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दिन में 3 नहीं तो 2 टाइम 20-20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करिए बैक की, फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months। एक बार आपका पिलर स्ट्रांग हो जाएगा, बैक का जो मसल्स हैं, आपकी ये सारी स्टिफनेस चली जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि जब हमें मसल्स रात को स्पाज्म बहुत होता है, बैक में भी होता है, काफ में भी होता है, क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, कुलवल भी पड़ते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज खूब पानी पीजिए। घर के अंदर जो सीजनल फ्रूट आया है वो लीजिए। और अगर फिर भी ना हो तो मल्टीविटामिन लेने चाहिए। थैंक यू सर। मैं दो और क्वेश्चन पूछूंगा ऑडियंस के साइड से। रुचि जी ने पूछा है कि टेल बोन में पेन के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हमारे सेशन में वैसे आपने कवर किया है सर, पर एक बार अगर उसको आप हाँ, और एक बार बता देंगे तो और तो अच्छा। टेल बोन का पेन जो होता है वो हमारा, जो लेडीज सपोज काम कर रही हैं, कुछ फर्श धो रही हैं, फिसल गई और धड़ाम से हिप्स के बल नीचे गिरी,
या सीढ़ी साफ कर रही थी, धड़ 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 करके नीचे आ गई हिप्स के बल, या बैठी हुई थी गिरी और टेबल का कोना लग गया, या प्रेगनेंसी के बाद हार्मोन्स लूज हुए। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सख्त चीज पे नहीं बैठना चाहिए, लोहे की कुर्सी, फर्श, प्लास्टिक की कुर्सी, पत्थर, इसके ऊपर नहीं बैठना चाहिए। या तो 4-5 इंच की फोम की गद्दी लगाओ, अगर वो नहीं है तो एक गोल रंग की पोनी होती है डोनट शेप के अंदर, जिसे हम कहते हैं, जिसके ऊपर हम मटका रखते हैं, तो वो कुर्सी के ऊपर रखे उसके ऊपर बैठे। नहीं तो स्कूटर की टायर ट्यूब होती है, उसके ऊपर बैठे, ताकि आपकी टेल बोन के ऊपर आपका प्रेशर ना पड़े। इसके बने बनाए मार्केट के अंदर पिल्लोज भी आते हैं। पर इसके साथ साथ आपको ये भी रूल आउट कर लेना चाहिए कि जब आप लैट्रिन करती हैं तो उसके अंदर खून तो नहीं आता, लैट्रिन करते वक्त आपको दर्द तो नहीं होता, या दोनों हिप्स के बीच में कहीं कोई मवाद तो नहीं आ रही, जिसे हम पाइलोनाइडल साइनस कहते हैं। इन तीनों चीजों को रूल आउट अगर ये हो जाती है, तो इसका मतलब यह है कि टेल बोन का पेन है। आपको नहाते वक्त वहां पे 2-4 गर्म पानी के डब्बे डालने हैं, हल्के हाथ से वहां जेल लगानी है, ज्यादा जलन में नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो वो लैट्रिन के रास्ते में जाके जलन करेगी। और सख्त चीज के ऊपर नहीं बैठना। ये तो आपके लेवल के ऊपर परहेज है। हमारे फिर अगर इससे काम नहीं बन रहा तो आपको अपने नजदीक के पेन फिजिशियन से जाके, दर्द निवारण क्लिनिक में जाके उनसे मिलना चाहिए। और सर नीरज चंद्रा जी पूछ रहे हैं, आई गो टू प्ले बैडमिंटन एंड व्हेन आई कम होम आई फील पेन इन माई सोल्स ऑफ माई फीट वाइल वॉकिंग। देखिए, बैडमिंटन एक अच्छी एक्सरसाइज है। उसमें कई बार बस यही होता है कि भाई हम जब आगे झुक के नेट के पास शटल को उठाते हैं तो बहुत कई बार आगे झुकना पड़ जाता है, और कई बार जब हम जोर की शॉट मारते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हो जाती है। पर ऑल सेड एंड डन, दोज वर प्रोफेशनल प्लेयर्स, वो अपना ख्याल रखते हैं। खेलने के बाद अगर आपके पाँव के अंदर झंझनाहट और सुनपन आ रहा है, या सुइयां चुभ रही हैं, इसका मतलब आपकी नीचे वाली नस के ऊपर वीकनेस है। वो वीकनेस आपकी नस दबने के कारण भी हो सकता है। आपको रूल आउट कर लेना चाहिए कि कहीं आपको शुगर तो नहीं है, क्योंकि आमतौर के ऊपर जो शुगर के मरीज होते हैं उनको के अंदर भी जो पाँव की तलियां होती हैं या जब पाँव होते हैं उसके अंदर सुनपन होना, सुइयां चुभना, झंझनाहट होना, ये सब चीजें महसूस होती हैं। तो अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं, अगर आपकी शुगर भी ठीक है और आपको डॉक्टर ने चेक कर लिया कि एक्सरे के अंदर L5S1 डिस्क नहीं दब रही है या L4 L5 नहीं दब रही है, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना बड़े आराम से बैडमिंटन खेल सकते हैं। एक विटामिन B12 का टेस्ट जरूर करवा लीजिए, कई बार विटामिन B12 की कमी के कारण भी ऐसे लक्षण आ सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे विथ योर परमिशन। नहीं नीरज नहीं, चंद्रा जी कैन ने यू प्रोसेस, आई एम हैप्पी फॉर दैट। सर नीरज चंद्रा जी ने पूछा है कि सर मेरी मम्मी के, और सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स आए हैं कि उन्होंने सेशन अप्रिशिएट किया और सबको बहुत अच्छा लगा सेशन, आपका ये जानकारी बहुत उनको प्रैक्टिकल लगी और उनको यूजफुल भी लगी, जो भी हमारे ऑडियंस ने ज्वाइन किया है। तो सर नीरज चंद्रा जी पूछते हैं कि सर मेरी मम्मी के घुटने में दर्द है और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ग्रीस कम हो रही है, जो कि स्टार्टिंग है। उन्होंने ग्लूकोजामाइन और पेन किलर्स दिए हैं, तो और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? वैसे तो नीरज जी, अभी 2 हफ्तों के बाद हमारा घुटनों के ऊपर एक पूरा सेशन है 1 घंटे का। पर चूंकि आपने सवाल पूछा तो मैं इसका आंसर यही देता हूँ आपको। देखिए, उम्र के साथ साथ घुटनों का गैप कम होना है। भगवान ने 2 हड्डी बना के दी हुई हैं, और वो धीरे 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 आपस में टच करती हैं, और ऐसे जब रगड़ खाएंगी तो वो सूजेंगी और दर्द होगा। और ग्रीस, जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो भी कम हो जाता है। तो ग्लूकोजामिन का काम है, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, या जॉइंट को विस्को सप्लीमेंटेशन करना, वो करता है, और वो बिल्कुल ठीक दवाई है। ग्लूकोजामिन और डाइसलिन का कॉम्बिनेशन बड़ा कॉमनली दिया जाता है। मरीज को दर्द ना हो इसके लिए लाइट दर्द निवारक गोली भी दी जाती है, और लोकल वहाँ पे घुटनों के ऊपर जेल लगाने के लिए भी दी जाता है कि इसको जेल लगाइए या ऑयल लगाइए, और उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज करिए। आपकी पेशेंट मदर को पहले तो सख्त परहेज उनको समझा दीजिए कि उनको नीचे नहीं बैठना, उकड़ू आलती पालती चौकड़ी मार के नहीं बैठना, सीढ़ी कम से कम चढ़नी है। उनको बता दीजिए कि 40 साल के बाद ये सारे परहेज आपके लिए नहीं है, डॉक्टर्स के लिए भी हैं और उनके पेरेंट्स के लिए भी हैं। घुटने डॉक्टर्स के भी घिसते हैं। इससे क्या होगा, उनको एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। माता जी कहेंगे कि जी मुझे पूजा पाठ करनी है, उसके लिए नीचे बैठना है, तो उन्हें कह दो किसी भी ग्रंथ में, धार्मिक किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपको नीचे बैठ के पूजा करनी चाहिए। नहाते वक्त कुर्सी के ऊपर बैठिए, ऊंचे स्टूल के ऊपर बैठिए, मंदिर में, गुरुद्वारे में, दुख में सुख में
आप उससे बैठिए स्टूल के ऊपर या कुर्सी के ऊपर। दूसरा, उनको जो घुटने की एक्सरसाइज है, जिसे इंग्लिश में हम क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहते हैं, वो उनको 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर को और 20 मिनट शाम को करनी पड़ेगी। अब क्या है कि जब उनकी ये मसल स्ट्रांग होंगी तो वो हड्डी को एक दूसरे से दूर खींचेंगी, तो वो आराम से काम करेंगी। तो पहला इलाज घुटनों के दर्द के अंदर है दवा, जो आपके डॉक्टर ने लिख दी है, परहेज जो मैंने आपको अभी बताए हैं, और तीसरा है एक्सरसाइजेस। फिर उसके बाद आता है दवा, परहेज, एक्सरसाइजेज और इंजेक्शन। इंजेक्शन ग्रीस का भी लगता है, इंजेक्शन पीआरपी का भी लगता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जो मरीज के अपने खून से बनाते हैं और उसके अंदर प्लेटलेट्स को कंसंट्रेट करके वो घुटने के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ पीआरपी, अपने खून से बढ़िया कोई दवाई नहीं है। और फिर उसके अंदर आपका ये ग्रीस वाला इंजेक्शन भी लगता है, और नहीं तो घुटनों के आसपास हमारी जेनिकुलर नर्व होती है, उनको भी शांत किया जाता है। और फिर लास्ट में आता है जोड़ बदलना। तो इसलिए आपकी मदर अभी 50 ईयर्स की हैं, अगर वो अभी से ही अपना ये ख्याल रखेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लोग हम कई बार सलाह दे सकते हैं कि जी वजन कम करिए। अब घुटने के दर्द के लिए ना ये बहुत मुश्किल होता है, बेचारे से चला तो जाता नहीं है ना। तो उसके लिए कि भी हम, मैं ये कहूँगा कम तो होगा नहीं, बढ़ने मत दीजिए। आपका जितना है उसके ऊपर मेंटेन करिए। तो आपका अगर थायराइड है पेशेंट को तो थायराइड कंट्रोल करके रखिए, शुगर है तो शुगर कंट्रोल करके रखिए, और घी, चीनी, मक्खन को बंद कर दीजिए। Thank you so much, sir, for the elaborate answer. And sir, on the behalf of entire team, I would like to thank you once again, and from the behalf of audience also, that thank you very much, sir, for such a wonderful session और सबका नॉलेज इतना अच्छे से आपने प्रैक्टिकल टिप्स के साथ बढ़ाया। तो उसके लिए मैं पूरी ओजोन टीम के तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। सो थैंक यू सो मच, सर। थैंक यू ओजोन टीम। और मैं आज पेन मैनेजमेंट सेंटर की तरफ से डॉक्टर नवीन मल्होत्रा, मैं खुद और मेरी टीम के डॉक्टर अमित राणा और डॉक्टर नेहा सिन्हा की तरफ से आप सबको दर्द रहित जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सर। थैंक यू वेरी मच।